हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो हाजिर है लेकर यूपी ट्रिपल एस सी एन फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास को लेकर मिडवाइफरी पढ़ रहे हैं एकदम शानदार तरीके से लेक्चर नंबर 72 के साथ। तो पिछले वर्ष के पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। जीरो लेवल से शुरुआत करके हमने 72 लेक्चर तक पहुँच गए हैं। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। यदि सेशन आपको पसंद लगेगा तो सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यदि यूपी एनएम के साथ साथ बिहार एनएम या किसी भी स्टेट एनएम की तैयारी कर रही हैं तो आपके लिए ये सेशन शानदार होने वाला है। ये भी सेशन क्या आपके हर स्टेट एनएम के लिए बेहतरीन साबित होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं टॉप 30 क्वेश्चन की। तो देखिए, हमारे कारण निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी होता है? FSH, LH, प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग के लिए उत्तरदायी होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, LH हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम क्या है, कार्य, इसका आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट, कारण नवजात शिशु में एप्गार स्कोर मूल्यांकन किस समय पर किया था? जन्म के तुरंत और 1 घंटे बाद, या 1 और 5 मिनट में, या 5 मिनट और 10 मिनट में, और 10 मिनट और 15 मिनट में। तो एप्गार स्कोर कब लिया जाता है? तो एप्गार स्कोर का मूल्यांकन होता है 1 मिनट और 5 मिनट पर। तो बढ़ते हैं आगे। कर प्लेसेंटा प्रीविया की स्थिति में प्राथमिक लक्षण क्या होता है? तीव्र पेट दर्द, उच्च रक्तचाप, दर्द रहित रक्तस्राव या मूत्र मार्ग संक्रमण। तो कर प्लेसेंटा प्रीविया की स्थिति में प्राथमिक लक्षण क्या होता है? दर्द रहित रक्तस्राव। नेक्स्ट, कर गर्भावस्था में आयरन अनुपूरक कब से शुरू किया जाना चाहिए? पहले तिमाही से, दूसरे तिमाही से, तीसरे तिमाही से या प्रसव के बाद। तो कह रहा है गर्भावस्था में आयरन अनुपूरण कब से शुरू करना चाहिए? तो आयरन अनुपूरण कब से शुरू करना चाहिए? दूसरे तिमाही से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते आगे। करनाल को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलेशन, एक्सपल्सन या एपिजियोटॉमी या थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो कह रहा है नाल को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो बढ़ते हैं आगे। कर गर्भावस्था के दौरान सबसे अधिक कैल्शियम की आवश्यकता किस तिमाही में होती है? पहली, दूसरी, तीसरी, प्रसव के बाद। तो कर गर्भावस्था के दौरान सबसे अधिक कैल्शियम की आवश्यकता किस तिमाही में होती है? गर्भावस्था के दौरान सबसे अधिक कैल्शियम की आवश्यकता किस तिमाही में होती है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तीसरी। तो बढ़ते हैं आगे। कर प्रीक्लेम्सिया की पहचान कैसे होती है? रक्त की कमी और थकान, मूत्र में प्रोटीन और उच्च रक्तचाप, उल्टी और दस्त, बुखार और कमजोरी। तो कर प्रीक्लेम्सिया की पहचान कैसे होती है? तो हमारा 7वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूत्र में प्रोटीन और उच्च रक्तचाप। तो बढ़ते हैं आगे। कर नाल का सामान्य स्थान कहाँ होता है? सर्विक्स के ऊपर, गर्भाशय ग्रीवा में, ओवरी पर, गर्भाशय के फंडस में पर। तो कर नाल का सामान्य स्थान कहाँ होता है? तो नाल का सामान्य स्थान कहाँ होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गर्भाशय के फंड्स में पर। नेक्स्ट, कर नवजात शिशु का सामान्य श्वसन दर क्या होती है? 30 से 20, 20 से 30 पर मिनट, 30 से 60, 60 से 90 या 10 से 20। तो कर नवजात शिशु की सामान्य श्वसन दर क्या होती है? जो नवजात शिशु होता है उसकी सामान्य श्वसन दर क्या होती है? तो 30 to 60 पर मिनट। तो बढ़ते हैं आगे। कर एमनियोटिक द्रव का मुख्य कार्य क्या है? शिशु को पोषण देना, संक्रमण से सुरक्षा, यांत्रिक झटकों सुरक्षा या श्वसन प्रक्रिया में सहायता। तो कह रहा है एमनियोटिक द्रव का मुख्य कार्य क्या है? जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है उसका मुख्य कार्य होता क्या है? यांत्रिक झटकों से, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल झटकों से सुरक्षा प्रदान करना। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा नवजात शिशु का पहला टीका कौन सा होता है? BCG, OPV, DPT या मीजल्स। तो नवजात शिशु का सबसे पहला टीका होता है BCG। तो राइट आंसर BCG होगा, ये ध्यान रखिएगा। कर गर्भावस्था के में फोलिक एसिड की कमी से किस विकृत से जुड़ा होता है? जो हमारा गर्भावस्था में क्या है, फोलिक एसिड की कमी से कौन सी विकृत हो सकती है? हृदय दोष हो सकता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या अंधापन या रक्त की कमी। तो न्यूरल ट्यूब फोलिक एसिड की कमी से
किस विकृत का जुड़ी होती है? तो कौन सी विकृत जुड़ी होती है? भ्रूण क्या हो जाएगा हमारा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो गर्भावस्था में फोलिक एसिड की कमी से किस विकृत का पता चलता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जुड़ी होती है। तो बढ़ते हैं आगे। प्रसव के दौरान फेटल डिस्ट्रेस का पहला संकेत क्या होता है? माँ का बुखार, भ्रूण की हृदय गति में गिरावट, अत्यधिक रक्तस्राव या माँ की उल्टी। तो कह रहा प्रसव के दौरान फेटल डिस्ट्रेस का पहला संकेत क्या होता है? तो प्रसव के दौरान फेटल डिस्ट्रेस का पहला संकेत क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भ्रूण की हृदय गति में गिरावट। फेटल डिस्ट्रेस का मतलब है भ्रूण की हृदय गति में गिरावट। बढ़ते हैं आगे। कह रहा पोस्टमार्टम हेमोरेज का प्रमुख कारण क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, यूटेरस की शिथिलता, प्रोटीन की कमी या आयरन की अधिकता। तो कह रहा पोस्टमार्टम हेमोरेज का मुख्य कारण क्या है? तो पोस्टमार्टम हेमोरेज का मुख्य कारण है यूटेरस की शिथिलता यानी एटोनॉमी। तो हमें उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा हो। सेशन अच्छा लग रहा तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो जल्दी से ये काम कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। मिर्गी की रोगी स्त्री, गर्भवती स्त्री में किस दवा का उपयोग सुरक्षित माना जाता है? डाइजापाम, फेनिटोइन, टेग्रेटोल, मैग्नीशियम सल्फेट। तो कह रहा है मिर्गी की रोगी गर्भवती स्त्री में किस दवा का उपयोग सुरक्षित माना जाता है? तो मैग्नीशियम सल्फेट का। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड ग्रंथ से, पिट्यूटरी ग्रंथ से, एड्रीनल ग्रंथ से या पैनक्रियाज से। तो कह रहा ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रीनल या पैनक्रियाज से। तो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से। नेक्स्ट, एचआईवी संक्रमण के फैलाव का सबसे सामान्य मार्ग क्या है? सांस द्वारा, दूषित पानी द्वारा, यौन संपर्क, त्वचा से त्वचा संपर्क। तो हमारा जो एचआईवी संक्रमण है किससे होता है? यौन संपर्क से, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो एक और क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है खतरे के गर्भपात में क्या प्रमुख लक्षण होता है? भ्रूण की मृत्यु, नाल का बाहर निकलना, रक्तस्राव बिना सर्विक्स के फैलाव के या संक्रमण। तो कह रहा है खतरे के गर्भपात में क्या प्रमुख लक्षण होता है? खतरे के गर्भपात में प्रमुख लक्षण होता है रक्तस्राव बिना सर्विक्स के फैलाव के। तो बढ़ते हैं आगे। कर गर्भवती महिला को टीटी का पहला टीका कब लगाया जाता है? 6वें महीने में, 9वें महीने में, गर्भावस्था के पहले संपर्क में या प्रसव के तुरंत बाद। तो कर गर्भवती महिला को टीटी का पहला टीका कब लगाया जाता है? तो गर्भवती महिला को टीटी का पहला टीका कब लगाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गर्भावस्था के पहले संपर्क में। तो बढ़ते हैं आगे। कर कीगल एक्सरसाइज का उद्देश्य क्या है? पीठ दर्द से राहत, पेल्विक मसल को मजबूत करना, वजन घटाना या रक्तचाप नियंत्रित करना। तो हमारा जो कीगल एक्सरसाइज है उसका मेन मकसद क्या होता है? जो कीगल एक्सरसाइज का मेन उद्देश्य है पेल्विक मसल को मजबूत करना। तो पेल्विक मसल को क्या करना? मजबूत करना। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है रेसस यानी आरएच असंगतता में सबसे अधिक प्रभावित कौन सी गर्भावस्था होती है? दूसरी, पहली, तीसरी, कोई असर नहीं होता है। जो हमारे क्या होता है रेसस यानी आरएच असंगतता में सबसे अधिक प्रभावित कौन सी गर्भावस्था होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरी। तो हमारा क्या कौन सी गर्भावस्था? दूसरी। नेक्स्ट, कर मीनार्चे क्या दर्शाता है? पहले गर्भधारण की अवस्था, पहले मासिक धर्म की शुरुआत, रजोनिवृत्त की शुरुआत या हार्मोनल असंतुलन। तो कर मीनार्चे क्या दर्शाता है? तो मीनार्चे हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पहले मासिक धर्म की शुरुआत को प्रदर्शित करता है। तो बढ़ते हैं आगे। कर निम्न में से कौन सा उपकरण आईयूडी का उदाहरण है? नार प्लांट, कंडोम, कॉपर टी या डायाफ्राम। तो कर निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आईयूडी का उदाहरण है? तो आईयूडी का उदाहरण हमारा है कॉपर टी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे।
कर केलकर कमेटी किस क्षेत्र से संबंधित थी? मातृ मृत्यु, प्राथमिक स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार नियोजन। तो कर केलकर कमेटी किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिवार नियोजन से। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? प्लाज्मोडियम, बुचेरिया, एंटमीबा या ट्रिपैनोसोमा। तो अगर फाइलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? तो फाइलेरिया किस परजीवी के कारण होता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुचेरेरिया। फाइलेरिया किस परजीवी का कारण होता है? बुचेरेरिया। नेक्स्ट, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी पीआईडी का सबसे आम कारण क्या है? स्टेफिलोकोकस या यूपिलस या मलेरिया या क्लेमेमाइडिया। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का सबसे आम कारण क्या है? तो हमारा हो जाएगा क्लेमाइडिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी का सबसे आम कारण क्या है? क्लेमाइडिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है गर्भधारण के दौरान टीटी का दूसरा डोज कितने सप्ताह के अंतर पर दिया जाता है? 2 सप्ताह, 4, 6, 8। तो कह रहा गर्भधारण के दौरान टीटी का दूसरा डोज कितने सप्ताह के अंतर पर दिया जाता है? तो हमारा 27 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, 4 सप्ताह। नेक्स्ट, कह रहा प्रोलैप्स यूटेरस की स्थिति में गर्भाशय कहाँ चला जाता है? मूत्राशय में, ओवरी में, मलाशय में, योनिक नलिका में। तो कह रहा प्रोलैप्स यूटेरस की स्थिति में गर्भाशय कहाँ चला जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा योनिक नलिका के बाहर, योनिक नलिका से बाहर। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नवजात शिशु के जन्म के समय सामान्य वजन कितना होता है? 1.5 से 2 किलोग्राम नहीं, 2.5 से 3 साढ़े किलोग्राम लग रहा है, 3.5 से 4.5 किलोग्राम, 4.5 से 5 किलोग्राम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? नवजात शिशु के जन्म के समय सामान्य वजन कितना होता है? 2.5 से 3.5 किलोग्राम। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। एंटी डी इंजेक्शन किस स्थिति में दिया जाता है? आरएच पॉजिटिव माँ को, आरएच निगेटिव माँ और आरएच पॉजिटिव बच्चे को, सभी गर्भवती महिलाओं को, या डिलीवरी के 1 महीने बाद। तो कह रहा है हमारा राइट आंसर हो जाएगा एंटी डी इंजेक्शन किस स्थिति में दिया जाता था? हमारा हो जाएगा आरएच निगेटिव माँ हो और आरएच पॉजिटिव बच्चे में। तो उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो सेशन लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए एक बार प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको बहुत शानदार क्वेश्चन टॉपिक मिलने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।